नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो अपन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो राजस्थान अर्थव्यवस्था, राजस्थान इकोनॉमी से संबंधित है। राजस्थान इकोनॉमी के एक एक टॉपिक को अपन एक एक वीडियो में खत्म करेंगे और लगभग इनसे प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हुए चलेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें अपन कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। आपने देखा होगा बहुत सी एग्जाम में कृषि से जुड़े डायरेक्ट फैक्ट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस प्रकार की कृषि को क्या बोला जाता है और ये कृषि किससे संबंधित है। तो अपन कृषि के प्रकार के बारे में जानेंगे। साथ ही में अपन बाद में जानेंगे कि कृषि में अभी तक कौन कौन सी क्रांतियां हुई है। आपने देखा होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, ऐसे शब्द आपने बहुत सारे सुने होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं एग्जाम में और स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज अपन उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही में अपन कृषि के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, जहाँ आपने देखा होगा एपीकल्चर किसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में अपन लगभग 10-15 जो राजस्थान से जुड़े हुए फैक्ट हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन कहाँ पे होता है, और ये सारे फैक्ट अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो इसके थ्रू अपन इन 4 चीज़ों को, कृषि को कवर करेंगे। फिर ये वीडियो एक छोटा सा वीडियो रहेगा, इसके बाद एक वीडियो और आएगा कृषि से रिलेटेड, जिसमें अपन राजस्थान से रिलेटेड सभी फैक्ट पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से राजस्थान इकोनॉमी में जो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सभी अपन आराम से सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद अपन कृषि से जुड़े क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और फिर आप देखना लगभग आप सभी क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कृषि के प्रकार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो कृषि है उसको 2 प्रकार से बता रखा है। कृषि 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कृषि क्या होती है? सबसे पहले वही कि कोई भी भूमि जिसमें फसलों उत्पादन या पशुओं के इंपॉर्टेंस के लिए कोई जो उत्पादन किया जाता है वही कृषि कहलाती है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। फसल उत्पादन के साथ पशुओं के लिए जो उत्पादन होता है वो भी कृषि में ही आता है, इसी पशुपालन को अपन कृषि में शामिल करते हैं। तो ये कृषि की डेफिनेशन एनसीईआरटी में अपने लिख रखी है। साथ ही एनसीईआरटी में बता रखा है कृषि के 2 प्रकार होते हैं। कृषि मुख्यतः 2 रूप में की जाती है। एक अपन सब जानते हैं, एक तो कृषि स्टार्टिंग में मनुष्य जाति ने क्यों स्टार्ट की थी? अपने जीवन निर्वाहन के लिए। मतलब लोग बाग अपना जीवन निर्वहन करने के लिए खाना पीना सफिशिएंट जो भी चीज की उन्हें जरूरत है उनकी उत्पादन करते थे और अपनी पूर्ति को कंप्लीट करते थे। तो सबसे पहले कृषि किस लिए की जाने लगी? अपने जीवन निर्वहन के लिए की जाने लगी, और इससे पारिवारिक निर्वहन के लिए कृषि की जाने लगी। उसके बाद में जो कृषि का सेकेंड टाइप आया वो क्या आया? वाणिज्य। मतलब पैसे कमाने के लिए कृषि की जाने लगी। लोग बाग कृषि को व्यापार के रूप में लेने लगे, बड़े स्तर पे कृषि का उत्पादन किया जाने लगा। अपन जो निर्वहन कृषि के प्रकार देखेंगे उसमें अपन कृषि के प्रकार देखेंगे जिसमें स्थानांतरित कृषि होती है। आपने सुना होगा एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह वो कृषि की जाती है, वो स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अपने डेली वेज को कंप्लीट करने, डेली नीड को कंप्लीट करने के लिए जो कृषि की जाती है वो भी निर्वहन कृषि की जाती है। वाणिज्य कृषि में देखोगे आप बड़ी मात्रा में ऐसी फसलें उगाई जाती है जिनका बाद में अपन निर्यात करते हैं और जिससे अपन को अच्छे पैसे की प्राप्ति होती है। तो ये 2 प्रकार के जो टाइप है कृषि के वो बता रखे हैं। अपने बेसिकली ये टाइप एग्जाम में आते नहीं है। अपने जो सीधे जो प्रकार है उनके नाम आते हैं, उनसे पूछते हैं ये किस चीज से संबंधित है। आओ उनको देखते हैं अपन आगे। तो कृषि के प्रकार, सबसे पहले अपन देखते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि भाई मिश्रित किसानों को मिश्रित खेती करनी चाहिए, इससे क्या होगा कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो मिश्रित कृषि आखिरकार होती क्या है ये अपन देखते हैं। जो मिश्रित कृषि होती है उसमें किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करता है। मतलब मैंने बोला अभी कृषि की डेफिनेशन क्या है, तो कृषि की डेफिनेशन है कि खेतों में, जमीनों में ऐसी चीज का उत्पादन जो फसलों उत्पादन के साथ पशुपालन का कार्य भी करे, वो कृषि की डेफिनेशन होती है। तो जब किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करता है तो उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। आपको सीधा याद रखना है, एग्जाम में यही आता है कि मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? कृषि प्लस पशुपालन को मिश्रित कृषि कहा जाता है। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है वो कि मिश्रित कृषि तो कृषि प्लस पशुपालन को कहा जाता है, परंतु आप यहाँ देख रहे होगे मिश्रित खेती किसे कहा जाता है। ये बहुत ही ट्रिकी सा पॉइंट है। लोग बाग मिश्रित कृषि और खेती एक साथ ही बोल देते हैं। नहीं, खेत में, एक ही खेत में जब अपन एक ही खेत में एक ही ऋतु में, ये देख रहे हो आप,
मतलब एक साथ एक ही ऋतु में एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें बोते हैं उसको मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहा अपन ने? कृषि प्लस पशुपालन को। और मिश्रित खेती किसे कहा अपन ने? एक ऋतु में एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें जो होते हैं अपन उसको मिश्रित खेती कहते हैं। इन दोनों शब्दों में आप अंतर देख लेना, कभी कभी आप पढ़ के जाते हो क्वेश्चन गलत हो जाता है बाद में, यही छोटे छोटे रीजन होते हैं उनके, तो इन पे ध्यान दिया करो, स्टार लगा लिया करो। अच्छा, राजस्थान में मिश्रित खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? अभी अपन जो ये फैक्ट देखेंगे ये वैसे तो जनरल कृषि के प्रकार है, पर इनका प्रोस्पेक्टिव जो रखेंगे अपन वो राजस्थान से रिलेटेड रखेंगे, क्योंकि अपन राजस्थान की एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में मिश्रित खेती सबसे ज्यादा क्या की जाती, कहाँ की जाती है अपन ये भी देखेंगे। तो राजस्थान में बाड़मेर में सबसे ज्यादा मिश्रित खेती की जाती है। मतलब आपने देखा होगा पशुपालन लाइव स्टॉक जब अपन पढ़ते हैं तब देखते हैं कि लाइव स्टॉक में अपने राजस्थान में बाड़मेर जिला सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पशुपालन बाड़मेर जिले में किया जाता है। तो पशुपालन के साथ कृषि सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? बाड़मेर जिले में की जाती है। ये फैक्ट है, आप याद रखना राजस्थान से रिलेटेड। अच्छा, फिर दूसरी कृषि का प्रकार देखते हैं अपन, खड़ीन कृषि। और इसके बारे में आपने बहुत ज्यादा एग्जामों में देखा होगा क्योंकि ये राजस्थान से रिलेटेड ही है, इसका नाम भी राजस्थान से रिलेटेड ही है। और आरएस से लेके रीट तक लगभग सभी एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है, किसको खड़ीन कृषि बोलते हैं, कौन खड़ीन कृषि करता है, इसका चलन कहाँ से आया? तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान में जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण होते थे, वो जैसलमेर में आपने देखा होगा कि पानी की इतनी ज्यादा सुविधा नहीं है, तो छोटी छोटी प्याला झीलें पाई जाती है। तो उन जो छोटी छोटी प्याली झीलों से जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। और स्टार्टिंग में ये प्याले झीलों से कृषि करने का काम पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया, इसीलिए जो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण हैं उनके द्वारा प्याला झीलों में पानी का इस्तेमाल करके जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? खड़ीन कृषि बोलते हैं। और साथ में पालीवाल ब्राह्मण सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक ये कृषि कहाँ होगी? जैसलमेर में होगी। मिश्रित कृषि देखा था अपन ने यहाँ पे, मिश्रित कृषि देखा था, कृषि प्लस पशुपालन को, बाड़मेर में सबसे ज्यादा। अंतर देखा है दोनों में, खेती किसे बोलते हैं? एक खेत में जब दो फसल या दो से ज्यादा फसल अपन उगा ले उसी को ही मिश्रित खेती बोलते हैं। खड़ीन कृषि के बारे में अपन ने देखा, प्याला झीलों से पालीवाल ब्राह्मण जो खेती करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित कृषि बोलते हैं। ये जैसलमेर में सबसे ज्यादा होती है। अब अपन देखते हैं बारानी कृषि। बारानी कृषि कैसे है, किसे बोलते हैं? नाम से ही जैसे स्पष्ट है, बारानी मतलब 12 महीने से रिलेटेड कोई बात हो रही है। अब राजस्थान में क्या 12 महीने बारिश होती है? नहीं होती। राजस्थान में आपको पता है मात्र 3 महीने तक मानसून रहता है एवरेजन, और उसमें भी आपको पता है पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें मानसून की स्थिति बहुत कम है। जैसलमेर साइड मात्र 10 सेंटीमीटर से भी कम मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो फिर जो राजस्थान की एवरेज वर्षा है मैं आपको बता दूं, वो एवरेज वर्षा लगभग आप सभी को पता है 57.5 के करीब है। 57 से लेकर 58 के बीच में ही रहती है राजस्थान की एवरेज वर्षा। मतलब वर्षा पे तो राजस्थान की कृषि पूरी निर्भर होती नहीं है। राजस्थान में बहुत सारे झीलें हैं, अपन डैम बना रखे हैं, उनके थ्रू या फिर बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं के थ्रू कृषि की जाती है। तो वह कृषि जो वर्ष भर वर्षा पे आधारित रहती है उसे क्या बोलते हैं? बारानी कृषि बोलते हैं। ठीक है, वह कृषि जो वर्ष भर वर्षा पे आधारित रहती है उसे बारानी कृषि बोलते हैं। मतलब वहाँ पे उन सब चीज जैसे डैम वगैरह इनकी राजस्थान में जरूरत होती है, इनकी जरूरत ही नहीं होती, वर्षा से ही वहाँ पे सारी खेती हो जाती है। बहुत सारे ऐसे इलाके देखो जैसे झालावाड़, राजस्थान में हर मौसम में झालावाड़ में बारिश होती है और वहाँ पे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं होती। तो साफ बात है, अपन को इतना सा याद रखना है कि बारानी कृषि किस चीज से संबंधित है? जहां पे वर्ष जो कृषि है वो सिर्फ वर्षा के ऊपर निर्भर करती है, उससे ही संबंधित है। मतलब बिना सिंचाई सुविधा के जहाँ कृषि होती है वो बारानी कृषि होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है बारानी कृषि? बाड़मेर में होती है। अच्छा, ये बाड़मेर में क्यों होती है जबकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो फिर भी क्योंकि अपन ने देखा होगा जो बाड़मेर है, बाड़मेर में अपन ने अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिसमें कोई नदी हो या फिर वहाँ पे अभी इंदिरा गांधी नहर का पानी भी वहाँ पे जाना स्टार्ट नहीं हुआ हो, तो सिंचाई की कोई सुविधा ही नहीं है। तो वहाँ पे अलग से कृषि कैसे होएगी? सारी कृषि वर्षा के ऊपर ही निर्भर हुई। जब भूजल लेवल का पानी वहाँ पे है नहीं, तो जो जितनी भी कृषि होती है वो किससे संबंधित होती है? बारिश से संबंधित होती है। इसलिए राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारानी कृषि कहाँ पे होती है? बाड़मेर में होती है। अच्छा, रिले कृषि।
रिले कृषि क्या है, नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है कि रिले मतलब एक दूसरी चीज से रिलेटेड वो जो चीज होती है उसको रिले बोलते हैं। और रिले गेम भी तो होता है, आपने सबने देखा होगा रिले गेम होता है उसी तरीके से। तो एक वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलों का बोना रिले कृषि कहलाता है। ये लगभग इस तरीके से की जाती है। इसका फायदा क्या है, अच्छा अपन देखते हैं। ये पहली बात तो खेत की उर्वरकता खत्म होने से बचाता है। आपने देखा होगा एक ही प्रकार की जो फसल अपन खेत में उगाते हैं उसका नुकसान क्या है कि जो एक ही प्रकार के न्यूट्रिशन मिट्टी में होते हैं वो फसल सोख लेती है। इस वजह से मिट्टी का खराब होने का जो प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की खेती करने से अपन मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं। तो ये उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होती है। तो अपन ने अभी तक 4 प्रकार की जो कृषि के प्रकार है वो देखे। मिश्रित देखा अपन ने, फिर खड़ीन देखा, बारानी देखा और रिले देखा। आप सभी को ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अच्छा, जो 5वीं कृषि का टाइप है इससे सबसे ज्यादा एग्जामों में क्वेश्चन देखा जाता है और लगभग रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ अल्पवियाल में लेवल 1 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आप अभी मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन क्या था रीट में आपको। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है कि एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते होंगे तब स्थान चेंज होता रहता है, वो वाली कृषि। एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि की जाती है, वो वाली कृषि। पहले एक स्थान पे की गई फिर दूसरे स्थान पे की गई, तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के बहुत सारे उपनाम हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, स्थानांतरित कृषि में आपने देखा होगा ये कौन से लोग करते हैं, घुमंतु लोग करते हैं जो घूमते रहते हैं। एक जगह, पहले एक जगह रुके वहां पे कृषि की, फिर वहां थोड़े दिन कृषि की, फिर दूसरी जगह गए तो वहां पे की। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी वो जिस जगह कृषि करते हैं उसको जला के चले जाते हैं तो उसका अलग नाम दिया जाता है। कभी कभी उस पूरी फसल को जो खड़ी फसल होती है उसको नष्ट करके चले जाते हैं, या फिर जो जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इसी इनकी जो अलग अलग तरीके से फसल करने की तरीका है उसके हिसाब से इनका अलग अलग नाम दिया गया है। और ये ज्यादातर आदिवासी जनजाति द्वारा की जाती है ये वाली कृषि। तो इस कृषि का पहला उपनाम क्या है, पर्यावरण की दुश्मन। पर्यावरण की दुश्मन क्यों, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें क्या करते हैं कि ये पेड़ों को जला के, जैसे कहीं पे बहुत सारे पेड़ उग रहे हैं उनको काट दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, फिर वहां पे कृषि की जाएगी, तो ये पर्यावरण की दुश्मन हुई। साथ में ये आदिवासियों द्वारा सबसे ज्यादा, घुमंतु जनजाति द्वारा सबसे ज्यादा ये कृषि की जाती है। इसलिए राजस्थान में भी ये सबसे ज्यादा भील जनजाति द्वारा की जाती है, क्योंकि भील जनजातियों को भी अपन आदिवासी जनजातियों में शामिल करते हैं। तो आदिवासी कृषि भी कहा जाता है। कीर्तन और दहन की कृषि, मतलब कीर्तन और दहन की कृषि का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि पहले उगाया उसके बाद में बचे कुछ जो भी चीज बची उसको जला दिया अपन ने पूरी को, तो इसलिए इसको कीर्तन और दहन की कृषि बोलते हैं। बालर कृषि, ये राजस्थान में इसका मुख्य नाम है और इसी नाम से आपसे बार बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो बालर नाम से जाना जाता है, बालर कृषि कहा जाता है। मुख्य रूप से बालर कृषि किसके द्वारा की जाती है, भील जनजाति द्वारा की जाती है, भील जनजाति द्वारा की जाती है। अच्छा, भील जनजाति आपको सभी को पता होगा राजस्थान के ज्यादातर दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से दक्षिणी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो मुख्य रूप से जो बालरा कृषि आपकी कहां की जाएगी, राजस्थान के दक्षिणी भाग में की जाएगी। अच्छा, जनजातियां तो राजस्थान के बहुत आदिवासी जनजातियां तो राजस्थान के और भी हिस्सों में पाई जाती है। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी भाग में ये कृषि की जाती है, जहां जहां जनजाति आदिवासी जनजाति पाई जाती है वहां सभी जगह कृषि की जाती है। आपको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हाडोती जो क्षेत्र है वहां पे भी कृषि करते हुए मिलेंगे लोग बाग, और सांचौर जालोर साइड भी आपको ये वाली कृषि करते हुए मिलेंगे। वहां पे नाम चेंज हो जाता है, अभी अपन देखेंगे। पर बालरा कृषि मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो भील जनजाति द्वारा की जाती है। दक्षिणी राजस्थान के जो मुख्य रूप से 3 जिले इनमें की जाती है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, राजस्थान में बालरा कृषि सर्वाधिक भीलों द्वारा की जाती है। वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को पहाड़ी क्षेत्र में चिमाता कहते हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जिनमें भी, वहां पे क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को जला दिया जाता है। उसके बाद में उन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, चिमाता बोलते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन अभी रीट में पूछा गया था,
रीट में यही क्वेश्चन आया था कि जो पहाड़ी क्षेत्रों को जलाकर जो कृषि की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो चिमाता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, जब इसका एक और तरीका है, मतलब एक पॉइंट और है इसका, वो आप याद रख लेना। स्थानांतरित कृषि जो हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको दजिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दजिया के। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को दजिया के नाम से जाना जाता है। भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बालरा के नाम से जाना जाता है, और पहाड़ी क्षेत्र को की जाने वाली कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। 3 ही पॉइंट है। एक पॉइंट ये रहा आपका चिमाता, दूसरा दजिया, और तीसरा अभी अपन ने पढ़ा भीलों के द्वारा की जाने वाली बालरा कृषि। ये तीनों पॉइंट आप याद कर लेना। राजस्थान से रिलेटेड यही पॉइंट इस स्थानांतरित कृषि से अपने निकल के आते हैं। अच्छा, फिर अपन देखते हैं समोच्च रेखीय कृषि किसे बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समस्त कृषि कार्य एवं फसलों की बुवाई और ढाल के विपरीत करना, जिसे वर्षा से होने वाली मृदा क्षरण को कम किया जाता है। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्र में, राजस्थान में आपको पता है अरावली के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो फसलों की ढाल के विपरीत साइड में बुवाई और की जाती है, उस कृषि को अपन किस समोच्च रेखीय कृषि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ढलान इस तरफ होती है और बुवाई ऊपर की तरफ अपन करते हैं। अच्छा, अब अगला अपन देखते हैं ट्रैक फार्मिंग किसे कहते हैं। अच्छा, ट्रैक फार्मिंग किससे रिलेटेड है? ट्रैक करना, फास्ट ट्रैक या फिर ट्रैकिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड। मतलब ये उस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, मैं नाम को रिलेट कर रहा हूँ, अगर आप उससे कर पाओ तो। जितनी जल्दी चीज़ होती है वहाँ अपन ट्रक फार्मिंग का नाम ट्रक का नाम लेते हैं लगभग। तो ट्रक फार्मिंग है, जैसे शहरों में और इनमें सब्जी वगैरह की इनकी जरूरत होती है, तो ये लगभग सब्जी आपको पता है 2-3 दिन 4 दिन में खराब हो जाती है, मतलब पेड़ से टूटने के बाद 3-4 दिन में खराब हो जाती है। तो ऐसी जो फसलों की जो कृषि की जाती है, फल फूल सब्जी दूध, इनसे उत्पादन जो फार्मिंग की होती है उसको अपन ट्रैक फार्मिंग कहते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो जल्दी खराब हो जाती है, इनका जल्दी ट्रांसपोर्ट या फिर जो उत्पादन करके बेचने वाली प्रक्रिया है वो जल्दी होती है, तो उसको अपन ट्रैक फार्मिंग में लेते हैं। इनका एग्जांपल याद रखना, जैसे फल फूल सब्जी दूध, इनसे रिलेटेड कृषि को क्या बोलते हैं अपन? ट्रैक फार्मिंग बोलते हैं। अच्छा, जूमिंग कृषि स्थानांतरित कृषि का ही उपनाम उसी की तरह होता है। मैंने आपको पहले बताया पहाड़ी व दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में वन एवं पेड़ पौधों को जलाकर जमीन को साफ करना तथा उस पर 2-3 सालों तक कृषि करने के बाद छोड़कर किसी अन्य स्थान या इसी तरह की कृषि कार्य करना, इसे बालरा या टांग्या कहा जाता है। ये बालरा खेती का या फिर स्थानांतरित कृषि का ही टाइप है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, जूमिंग कृषि, ये आप देख लेना। रोपण कृषि। अच्छा, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कृषि 2 प्रकार की होती है, निर्वहन कृषि और वाणिज्य कृषि। तो वाणिज्य कृषि में मुख्य रूप से रोपण कृषि का एग्जाम्पल वहाँ पे है एनसीईआरटी में। और रोपण कृषि मुख्य रूप से होती क्या, आपको ये भी ध्यान देना है। रोपण कृषि होती है कि कोई भी ऐसी फसल, वाणिज्य फसल, बागवानी फसल जो आपको पहली बात तो अच्छा अमाउंट में किसान को पैसे या फिर उत्पादन दे, उसकी प्राइस दे, उससे रिलेटेड है। तो जो जिसमें केले या फिर और भी चीज, कहवा चाय, मतलब वाणिज्य से रिलेटेड चीज जिसका आप निर्यात कर सको। अच्छा, रोपण कृषि का निर्यात बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना। किसान इसमें पैसा भी ज्यादा लगाता है, प्रोडक्शन में भी पैसा ज्यादा लगता है, उत्पादन के बाद किसान के पास भी पैसा ज्यादा आता है, और इन चीजों का निर्यात भी ज्यादा बड़े मात्रा में होता है, और ये एरिया भी बहुत बड़ा कवर करती है। तो ये चीजें देखना कि बड़े एरिया में, बड़े एरिया में की जाती है, एक साथ बहुत ही हद मात्रा में उगाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो केले की रोपण कृषि, तो लगभग जितनी भी जमीन होती है उसमें पूरे में केला उगाया जाएगा और फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं। लगभग चाय की जो रोपण कृषि है वो मुख्य रूप से भारत और श्रीलंका में की जाती है, और जो कहवा की कृषि है, रोपण कृषि है, वो ब्राजील में मुख्य रूप से की जाती है। पट्टीदार खेती। पट्टीदार खेती के वीडियो आपने फोटो आपने बहुत देखे होंगे।
पट्टेदार खेती किस टाइप में होती है? इस सीढ़ी नुमा टाइप में होती है और इसको सीढ़ी नुमा कृषि भी बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप कृषि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पहाड़ की जो ढलान होती है उसमें मिट्टी की सिरे को काटने के लिए पहाड़ों को लगभग इस तरीके से काट लिया जाता है, मतलब ये समतल जगह कर ली जाती है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं और फिर मतलब जो ढलान है उसको इस तरीके से कर दिया जाता है जिससे बारिश के कारण जो पानी बह के आता है तो मृदा का क्षय इससे रुक जाता है, मृदा खराब होने से बचती है, मृदा का क्षय रुकता है इससे। और ऐसे सीढ़ी नुमा जो स्टेप होती है उन पे कृषि की जाती है, तो इसको अपन पट्टीदार कृषि कहते हैं। ठीक है, ढाल के विपरीत जो मृदा उगाई जाता है उसको बोलते हैं। तो जैविक खेती को आप, अच्छा जैविक खेती से पहले अपन ये देखते हैं कि जब हरित क्रांति राजस्थान में आई थी तो फर्टिलाइजर्स के यूज अपन ने बहुत ज्यादा कर दिए थे। क्यों? क्योंकि अपन को प्रोडक्शन को बढ़ाना था, मतलब किसान का जो उत्पादन है उसको बढ़ाना था, इसलिए फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा खेतों में करने लग गए थे। फिर बाद में अपन ने इसका नुकसान देखा, 2000 आते आते अपन को पता चला सन 2000 में कि इससे तो मृदा की क्षमता खत्म हो रही है, अपनी मिट्टी खराब हो रही है। तो लगभग सरकार 2004 से ही आपने देखा होगा सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, पर जैविक खेती को प्रमोट करने लग गए थे कि वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करो। अभी सरकार जैविक खेती पे खूब ध्यान दे रही है। अपन ने बजट में पढ़ा भी था कि जैविक फार्मिंग के लिए नई योजनाएं भी सरकार लेके आई है। तो जैविक खेती जो सबसे प्राचीन पद्धति है, भाई पहले के लोग तो जैविक तरीके से ही करते थे। गाय भैंसों का जो मलमूत्र होता है इसको ही खाद के रूप में काम में लेते थे, कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे और उसी से कृषि करते थे। तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका था जैविक खेती का। तो सबसे प्राचीन तरीका है, आपसे पूछ ले कृषि का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है, तो जैविक खेती है। अच्छा, कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादातर एग्जाम में आता रहते हैं कि भाई सबसे भारत में सबसे ज्यादा जैविक खेती कहाँ पे होती है, सबसे पहले जैविक खेती कौन से राज्य में होती है, तो सिक्किम में होती है। राजस्थान का जैविक जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है। और ये क्वेश्चन पिछली काफी एग्जामों में आया है, रिपीट हुआ है रेगुलर कि राजस्थान का जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। राजस्थान का जैविक गांव कौन सा है, तो घाटी गांव उदयपुर है। ये दोनों फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत एग्जामों में आए हैं। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लेना कि राजस्थान का जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर, और राजस्थान का जैविक गांव कौन सा है, घाटी गांव उदयपुर। और भारत का वह राज्य कौन सा है, जो जैविक राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, भारत का जैविक राज्य, भारत का जैविक राज्य सिक्किम है आपका। और राजस्थान में आपको पता ही है जैविक जिला डूंगरपुर और जैविक गांव घाटी गांव। आपको डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, 4 ही फैक्ट पूछेंगे इससे रिलेटेड। सबसे प्राचीन खेती है जैविक खेती, जैविक जिला डूंगरपुर, जैविक गांव घाटी गांव उदयपुर और जैविक राज्य सिक्किम। अच्छा, कृषि के वैज्ञानिक नाम, तो कृषि के वैज्ञानिक नाम पढ़ने से पहले अपन ये पढ़ लेते हैं कृषि में कौन कौन सी क्रांतियां हुई। अभी अपन ने देखा था कि हरित क्रांति, सबसे पहले इंडिया में जो क्रांति हुई वो हुई हरित क्रांति। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 1966 और 67 के करीब तीसरे जो पंचवर्षीय योजना है, थर्ड पंचवर्षीय योजना में अपन ने हरित क्रांति स्टार्ट की थी। हरित क्रांति के जनक अपने आप एम स्वामीनाथन है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है अपने एग्जाम में, तो मैं आपको बता दूं 1966-67 में तो हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी और जो एम स्वामीनाथन है, एम स्वामीनाथन है, ये हरित क्रांति के जनक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार राजस्थान के एग्जामों में आया है रिपीटेड, और डेट भी हरित क्रांति की पूछी गई है। हरित क्रांति मुख्य रूप से किससे रिलेटेड थी, हरित क्रांति कृषि फसलों में उत्पादन को बढ़ाने से रिलेटेड थी। मुख्य मेन रूप से कौन कौन सी फसलें इसमें ली गई थी, तो गेहूं और चावल की जो उत्पादन है वो अपन ने बढ़ाई थी। इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन हरित क्रांति से रिलेटेड एग्जामों में आता है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कौन कौन से राज्यों में रहा, कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, कौन कौन से ऐसे राज्य थे जिनमें उत्पादन बढ़े। तो 3 ही राज्यों का नाम इसमें निकल के आता है अपने सामने, कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, आपने देखा भी होगा कि पंजाब और हरियाणा में कृषि सबसे ज्यादा होती है, और यूपी। हरित क्रांति से प्रभावित तो ये
तीन ही राज्य थे मुख्य रूप से। अभी पिछले साल भी आरपीएससी ने किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि हरित क्रांति से मुख्य रूप से प्रभावित कौन कौन से राज्य थे, तो पंजाब, हरियाणा और यूपी थे। गेहूं और चावल की फसल इसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया था। 1966-67 1966-67 में हरित क्रांति को तीसरी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किया गया। एम स्वामीनाथन इसके फादर है। हरित क्रांति के जो पिता हैं वो कौन है? एम स्वामीनाथन है। तो हरित क्रांति से रिलेटेड लगभग 4-5 फैक्ट थे, वो आप याद रखना। श्वेत क्रांति, अच्छा श्वेत क्रांति से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन अपने, क्योंकि राजस्थान दूध उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, काफी मात्रा में राजस्थान इसमें उत्पाद करता है दूध, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में आता है। जो आपकी श्वेत क्रांति है वो 1980 में हुई थी, ठीक है। अभी तक ये ज्यादातर मुझे जहां तक याद नहीं है कि कोई एग्जाम में पूछा गया है कि श्वेत क्रांति कब स्टार्ट हुई थी, फिर भी अपन याद रखते हैं 1980 में हुई थी। एक क्वेश्चन जो श्वेत क्रांति से रिलेटेड एक्स्ट्रा आता है वो ये जरूर आता है कि जो श्वेत क्रांति उसके जनक कौन थे। तो श्वेत क्रांति के जनक जो कौन थे? वर्गीस कुरियन। तो हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। 1980 में श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई थी। अच्छा, ये दो क्रांतियों के तो आपको वैसे ऊपर याद है कि हरित क्रांति में कृषि से फसलों से रिलेटेड, श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड। बाकी की जो क्रांतियां उनमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाली क्रांति किस चीज से रिलेटेड है, अपन वैसे ही याद करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि अपने लिए तो आखिरकार एग्जाम क्रैक करने से मतलब है, कोई इकोनॉमिक्स पीएचडी तो अपन को करनी नहीं है। तो पीली क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? तो तिलहन की जितनी फसलें होती है उससे रिलेटेड कौन सी पीली क्रांति आपकी रिलेटेड है। मुख्य रूप से इसमें सरसों शामिल की गई थी, ठीक है। तो पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है और मुख्य रूप से इसके आप में सरसों शामिल की गई थी। नीली क्रांति आपके मछली से रिलेटेड है। आपको ये याद ही करना पड़ेगा, जैसे पीली क्रांति सरसों, भाई सरसों पीली होती है तो सरसों से रिलेटेड है, और साथ में याद कर लेना अगर ऑप्शन में सरसों नहीं आया तो तिलहन से रिलेटेड है। वहीं नीली क्रांति मछली से रिलेटेड है। भूरी क्रांति मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता को बढ़ाने के लिए की गई थी। आपको ये भूरी क्रांति, नीली क्रांति यही एग्जामों में ज्यादा पूछा जाती है, क्योंकि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तो आपने याद कर ली। अब आपसे कोई पूछे भूरी क्रांति किस चीज से रिलेटेड है, तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए भूरी क्रांति की गई थी। ये ज्यादा नहीं है, 8-9 क्रांतियां, इनमें से आपने देखा होगा रेगुलर कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अच्छा, लाल क्रांति आपको पता है टमाटर लाल होता है और मांस लाल होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि लाल क्रांति किससे रिलेटेड है। गुलाबी क्रांति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आती रहती है। अच्छा, इनमें से मैं कुछ के स्टार लगाता हूँ जो बार बार एग्जाम में आती रहती है। उनमें एक ये भूरी क्रांति है। नीली क्रांति पहले आती थी, अभी सभी को पता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, और एक हरित क्रांति से लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे? झींगा मछली से रिलेटेड। अच्छा, मछली से रिलेटेड कौन सी क्रांति थी? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी अपन पिछली वीडियो में स्लाइड में ही पढ़ा था, मछली से रिलेटेड कौन सी क्रांति थी, और झींगा मछली से रिलेटेड कौन सी थी? गुलाबी क्रांति। अच्छा, झींगा मछली से रिलेटेड अपन ने क्रांति कर ली, तो झींगा मछली से रिलेटेड क्रांति करने की जरूरत है अलग से। पूरे विश्व में झींगा मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन भी भारत में होता है, और सबसे ज्यादा निर्यात, एक्सपोर्ट भी भारत में ही किया जाता है। इसलिए अपन ने स्पेशली झींगा मछली के लिए फिर से गुलाबी क्रांति अपने इंडिया में हुई थी। गोल क्रांति, गोल के नाम से सब जानते हैं कि आलू गोल होता है, आलू से रिलेटेड ही गोल क्रांति। आप इसको कैसे रिलेट करके दिख लेना, ये गोल क्या होता है, आलू होता है सब्जियों में, वैसे और भी सब्जियां गोल होती है, पर गोल क्रांति के नाम से आलू। हाँ, मेन फैक्ट इसमें ये याद रखना कि आलू का इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा आलू इंडिया में ही उत्पादित होता है, ये फैक्ट आप याद रख लेना। और सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो फल उत्पादन से रिलेटेड है। तो ये कुछ 8-9 क्रांतियां थी, ये आपको याद रखनी है। बार बार 1-2 बार रिवाइज करोगे तो याद रह लोगे, कुछ को रिलेट कर लेना, जैसे आलू को गोल से कर लिया, लाल क्रांति टमाटर और क्या बोलते हैं मांस से रिलेटेड हो गई। तो ये आपकी कुछ क्रांतियां थी जिनसे रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कृषि के वैज्ञानिक प्रकार। अपन को 4 चीजें मुख्य रूप से इस वीडियो में पढ़नी थी: कृषि के प्रकार, कृषि से संबंधित क्रांतियां, और कृषि के वैज्ञानिक नाम, और उनसे बाकी कृषि से रिलेटेड राजस्थान के कुछ 5-10 फैक्ट अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे, 10-15 फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतने ही रेगुलर क्वेश्चन कृषि से रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो कृषि के वैज्ञानिक नाम,
अच्छा ये नाम आपको सीधे याद ही करने पड़ेंगे, इनका और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको इनका इंग्लिश नाम पता है तो फिर थोड़ा इजी हो जाता है, वरना बार बार रिपीट करोगे, क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपको याद रहेंगे। जैसे सेरीकल्चर किसे बोलते हैं, तो सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, रेशम कीट से रिलेटेड होता है। या आपको ऐसे याद ही करने पड़ेंगे कि सेरीकल्चर रेशम कीट को बोलते हैं, एपीकल्चर मधुमक्खी को बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह मधुमक्खी पालन हो रखा होता है, वहाँ लिख रखा होता है एपीकल्चर। सरकार ने बहुत सारी इसके लिए नई नई योजनाएं भी जो घोषणा की है, योजना की एपीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। बीटीकल्चर अंगूर से, क्योंकि अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है। अब मैं आपको मेन फैक्ट वाली बात बताऊं तो ये कि बीटी कल्चर और बर्मी कल्चर में स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होता है, इसीलिए ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बीटी कल्चर और बर्मी कल्चर से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये मैचिंग में आएंगे आपके ज्यादातर। आजकल जो इनसे क्वेश्चन आता है वो आता है मैचिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको दे देंगे बीटी कल्चर क्या है, बर्मी कल्चर क्या है, पोमो कल्चर क्या है, सेरी कल्चर क्या है, वो आप मैच करो। और ऐसे क्वेश्चन रेगुलर आते हैं, हमने हर एग्जाम में देखा होगा, जिस भी एग्जाम में कृषि टॉपिक होता है उसमें लगभग इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। ध्यान रखना, बीटी कल्चर किसको बोलते हैं, अंगूर को बोलते हैं। बीटी से याद रख लेना, बीटी फॉर अंगूर। और बर्मी केचुए केचुए का उत्पादन जो करते हैं अपन उससे रिलेटेड है। पोमो कल्चर फलों के उत्पादन से रिलेटेड है। अभी अपन ने कमेंट करके बताओ चलो, फलों से रिलेटेड कौन सी क्रांति हुई थी इंडिया में, उस क्रांति का नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखना। पोमो कल्चर। और फलों से रिलेटेड उत्पादन को अपन क्या बोलते हैं, पोमो कल्चर बोलते हैं। बर्मी कल्चर केचुए से और बीटी कल्चर अंगूर से, ये मुख्य रूप से आप याद रखना। एपी कल्चर मधुमक्खी से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर लगभग ये आपको ध्यान ही है लगभग सभी बच्चों को कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चलता है उसमें भी अलग से हॉर्टिकल्चर का एक सब्जेक्ट चलता है, तो हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर जैसा कि नाम में ही स्पष्ट हो रहा है, ये किससे रिलेटेड है, फलों से रिलेटेड है। पीसी कल्चर किससे, मछली से रिलेटेड है। मछली से रिलेटेड क्रांति कौन सी थी, आप कमेंट सेक्शन में लिखना है। ओलिव कल्चर जैतून से रिलेटेड है। आप ओलिव ऑयल बहुत से लोग खाते होंगे, लगाते होंगे, तो फिर ये ओलिवी कल्चर किससे रिलेटेड है, जैतून से, क्योंकि जैतून को ओलिवी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये याद रखना आप। सिल्वी कल्चर वनों से रिलेटेड है। और ओलेरी कल्चर सब्जी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जैसे देखो आपने ओलिवी कल्चर याद किया तो ये किससे रिलेटेड था, आपने जैतून की कृषि से रिलेटेड था। वहीं ओलेरी कल्चर आपके एग्जाम में आ गया, वो किससे था, सब्जी से। अब दोनों शब्दों में बहुत ही कम अंतर है, ओलिवी और ओलेरी। तो ऐसे शब्दों को आप पास पास लिख लिया करो और इनको एक दो बार रिपीट कर लिया करो, जिससे आपको याद रह जाएंगे। अच्छा अब ये तो कल्चर इतने ही थे। ये जो वैज्ञानिक नाम है और जो क्रांतियां है वो 8-8, 9-9 है। एक दो बार इनको आप आगे के पेज पे लिख के चिपका लोगे तो बार बार रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इनसे रिलेटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, फिर वो गलत होते हैं तो ऐसे कहते हैं यार बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, मैं छोड़ के आ गया। तो अब अपन कुछ फसल हैं उनको अन्य नाम से जाना जाता है वो देख लेते हैं, उसके बाद राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखेंगे। अच्छा तो जवार है, जवार को मोटे अनाज का राजा कहा जाता है, आपको पता है। और राजस्थान में जवार का उत्पादन भी काफी होता है। बाजरा है तो गरीब मनुष्य का भोजन बाजरे को ही बोलते हैं, और बाजरे का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। और हमारे तो पूर्वज पहले बाजरा ही खाते थे, आप सभी को ये ध्यान होगा। तो बाजरा को गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। और यहाँ पे अनाजों में सबसे ताकतवर भी अनाज कौन सा होता है, बाजरा ही होता है। अच्छा अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहते हैं, और ये फैक्ट है, आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहा जाता है। सरसों का उत्पादन राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, और लगभग जो पूर्वी राजस्थान है इसमें सरसों का उत्पादन होता है। आपने देखा होगा सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भरतपुर सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। और सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में अच्छा खासा स्थान भी है। तो सरसों उत्पादन मतलब सरसों जो है मुख्य रूप से तिलहन की फसल है। अपन पढ़ के भी आए थे अभी कि जो तिलहन क्रांति जो हुई थी, पीली क्रांति जो हुई थी, मैंने बोला सरसों से रिलेटेड है, उसको तिलहन भी अपन लिख देते हैं। तो वो ऐसे रिलेट करके याद कर ले करो कि सरसों तिलहन की मुख्य फसल होगी। अच्छा चना, राजस्थान में रबी की सबसे प्रमुख दलहन फसल है चना। ये शायद फिर से रिपीट हो गया। अच्छा अब अपन वो देखेंगे कि राजस्थान में फैक्ट वेक्स डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि 5-10 कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं
सीधी लाइन लिखी रहती है, आपसे पूछ लेते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का उत्पादन कहाँ होता है और कौन से ज़िले में होता है। तो ये ऐसे कुछ फैक्ट है 5-10, इनको बार बार आप रिपीट करोगे तो ये आपको याद रहेंगे। राजस्थान में कृषि का बोया गया सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल कृषि संबंधित बोया जाता है? तो बाड़मेर में बोया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर, इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है, परंतु जैसलमेर की भूमि तो बहुत ज्यादा काम की है नहीं, तो बाड़मेर में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कृषि उत्पादन जो बोया गया क्षेत्र है वो कृषि का सबसे ज्यादा बाड़मेर में। राजस्थान की कृषि का बोया गया न्यूनतम क्षेत्र, अच्छा सर्वाधिक याद करोगे तो न्यूनतम भी, न्यूनतम डूंगरपुर में, तो आप याद कर लेना सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र बाड़मेर में और सबसे न्यूनतम बोया गया क्षेत्र डूंगरपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अच्छा, जब आप ऐसी लाइन फैक्ट याद करो तो सीधा यही याद कर ले करोगे सबसे ज्यादा नहरें और नदियां ये कहाँ पे हैं? चलो नदी तो पश्चिमी राजस्थान में, पर अपन जब राजस्थान की बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ में तो बहुत नहरें, तो इसीलिए सबसे ज्यादा राजस्थान में सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर है। इसीलिए राजस्थान के गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। राजस्थान में न्यूनतम सीमित क्षेत्र, अधिकतम के साथ न्यूनतम भी हर जिले को याद करोगे आप हर फैक्ट का, तो न्यूनतम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? राजसमंद में। कौन सा है? राजसमंद में। जिले की कुल कृषित क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? मतलब कुल कृषित क्षेत्र है जितना भी, उसके परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो वो भी गंगानगर ही है आपका। तो आप वैसे भी गंगानगर याद कर लोगे तब भी आपको याद ही रहेगा, सिंचित क्षेत्र से रिलेटेड गंगानगर ही है। जिले के कुल कृषित क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम सिंचित क्षेत्र चूरू है, ये जरूर यहाँ पे चेंज होएगा, आप ये याद रखना कि चूरू परसेंटेज के हिसाब से कम है और टोटल जो सिंचित क्षेत्र है वो राजसमंद का कम है। हरी सब्जियों की दृष्टि से, हरी फल सब्जियों का जो उत्पादन होता है इनकी दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान कहाँ है? तो साफ बात है जयपुर की जनसंख्या इतनी है कि वहां पे बहुत ज्यादा हरी सब्जियों का जो उपयोग है वो होता है, तो उत्पादन भी जयपुर में ही होता है। आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो इसको। समग्र फलों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? अच्छा, फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? सब्जियों का अपन देख के आए कहाँ है? जयपुर में। तो फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा? गंगानगर में। यह आपको याद करना पड़ेगा। अब माल्टा वगैरह इन सब का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपके गंगानगर में ही होता है। इसीलिए जो गंगानगर है उसको फलों का उद्यान या फलों की टोकरी भी कहा जाता है। ये फैक्ट है, आप याद करना इनको डायरेक्टली। मैंने कहा था 5-10 फैक्ट रास्ते में ऐसे होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। मादक पदार्थों की दृष्टि से उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जालोर का है। तो मादक पदार्थ सबसे ज्यादा उत्पादित कहाँ होते हैं? राजस्थान में, जालोर में होते हैं। अनाज उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? अलवर। ये जरूर आपके फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा। गेहूं का उत्पादन भी यहाँ बहुत होता है, सरसों का उत्पादन भी यहाँ बहुत होता है और बाजरे का उत्पादन भी अलवर में अच्छा होता है। इसलिए अनाज उत्पादन में पहला जिला कौन सा है? आपका अलवर। दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? नागौर। वैसे तो नागौर में अर्ध शुष्क भूमि में आता है, पर जो दलहन उत्पादन है उसमें जो नागौर है आपका वो पहले नंबर पे आता है। मोठ का उत्पादन आपने सुना होगा नागौर में बहुत होता है। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? तो अभी अपन पढ़ के आए अनाज उत्पादन में कौन सा है? अलवर। तो वैसे ही खाद्यान्न उत्पादन में भी अलवर होगा। जैसे रिलेट कर लिया करो, जैसा अनाज उत्पादन और खाद्यान्न उत्पादन लगभग दोनों में अलवर ही है। अपन ने गंगानगर का देखा था। तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला कौन सा है? तो तिलहन उत्पादन में प्रथम स्थान वाला जिला आपका बीकानेर है। हाँ, तो अभी अपन ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है आपके पास, उसके लगभग सभी को आपको सही जवाब देना है, क्योंकि अभी अपन जो पढ़ के आए या फिर बहुत ही इजी जो कॉन्सेप्ट है राजस्थान कृषि के उससे रिलेटेड आपके पास 4-5 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसके सही आंसर दोगे और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखना। पहला क्वेश्चन है, बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, वैसे ही गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? सभी को पता है कि गरीब को वो बकरी को गरीब की गाय कहते हैं, वैसे ही गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? तो बाजरे की रोटी को अपन गरीब की रोटी कहते हैं। वैसे ये सही नहीं है। बाजरा अभी अपन पढ़ के आए, बाजरा सबसे पौष्टिक है, फिर भी उसको गरीब की रोटी कह रहे हैं। अब तो मेरे को लग रहा है आजकल के कल्चर के हिसाब से सबसे अमीर की रोटी बाजरा होनी चाहिए। कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? तो ये फसल
का नाम दे रखा है, मतलब नाम नहीं है, किस क्षेत्र की फसल को कांगड़ी बोला जाता है, इसलिए आपको पूछा गया है कि कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है। तो दक्षिणी राजस्थान की जो फसल, दक्षिण राजस्थान है उसमें फसल को कांगड़ी बोला जाता है। गरीब की घी की संज्ञा किसे दी गई है? अच्छा, अपन ने गरीब की गाय पढ़ ली, गरीब की रोटी पढ़ ली, तो अब गरीब का घी भी पढ़ लेते हैं। तो गरीब के घी किसको कहा जाता है? तिल का जो तेल होता है, तिल्ली का जो तेल होता है, इसको अपन गरीब का घी कहते हैं। आप सभी वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना। अच्छा, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? अभी बोला था जो अपन पढ़ रहे थे कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन डाला है इसलिए कि आप वीडियो कितने ध्यान से सुनते हो, क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं था वहां कहीं। तो राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? श्री गंगानगर को कहा जाता है। तो ये अपना राजस्थान कृषि से संबंधित पहला वीडियो था। इसमें अपन ने लगभग कृषि के प्रकार के बारे में और इनका जो वैज्ञानिक नाम है, क्रांतियां जो हुई और राजस्थान से रिलेटेड कुछ 5-10 फैक्ट पढ़े थे। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन राजस्थान ओरिएंटेड जितने भी एग्जामों में रेगुलर क्वेश्चन आते हैं वो इसमें डालेंगे, और साथ ही में एक क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सभी आपको उसमें सोल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो हमारी सीरीज है राजस्थान अर्थव्यवस्था वाली, ये पसंद आएगी। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो राय पब्लिकेशन के चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।